Assalamu alaikum viewers and readers, welcome back. Okay, I was sharing my review on the novel रसम बंधन by उमाइमा शफीक. लास्ट वीडियो में मैंने उससे रिलेटेड सारे रेलेवेंट पॉइंट्स शेयर किए थे. उसी डिबेट को फर्दर कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में. अच्छा, जो एपिसोड 2 है उसको मैं स्टार्ट करूँगी. यहाँ पर जो ओपनिंग सीन ही है वो हमें पता चलता है कि एक जेल का सीन है और एक कैदी है, उसको डिपिक्ट किया गया है. उसकी कंडीशन जो है वो हमारे सामने रखी हुई है. मैं अगर कुछ लाइन्स जो है वो नरेट करके आपको बताऊँ तो यू गाइज वुड से, तो आप लोगों को सुनकर भी ये फील होगा जो अच्छी बुक्स पढ़ते रहे हैं, अच्छे नॉवेल्स के साथ कनेक्टेड हैं और उन्हें पता है कि एक सीन क्रिएशन जो है वो किस तरह की जाती है, या आम अल्फाज में कहा जाए तो मंजर निगारी कैसे होती है और पढ़कर उसको कितना मज़ा आता है. आप साथ साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं उस जर्नी के, तो उन्हें इन लाइन से बिल्कुल वैसी ही फील आएगी. और जो दूसरे भी नॉवेल्स पढ़ते हैं उनके लिए भी होगा कि डेफिनेटली वो भी ऐसे स्टफ को रीड करें, गो थ्रू करें, तो दे विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट इन देयर रीडिंग्स एज वेल. ओके, जो फर्स्ट लाइन्स हैं वो ये हैं कि जंग आलूद लोहे की सलाहों के पीछे मध्यम रोशनी कैदियों के चेहरों पर लज्जा थी. सेलन ज़दा दीवारों की हर ईंट पर वहशत नक्श थी. दूर एक कोठड़ी से मुसलसल चीखने और गालियां बकने की आवाज़ें आ रही थीं. दो कांस्टेबल बुरी तरह एक कैदी पर डंडे बरसा रहे थे. दीवारों से टकराने वाली आवाज़ें इन दो एहलकारों की थीं. कैदी बिल्कुल खामोश और संजीदा चेहरा लिए मार खा रहा था. इसके माथे पर ना कोई शिकन थी, न चेहरे पर दर्द की कोई लकीर. कितने प्यारे तरीके से लिखा हुआ है. आई एम लिटरली इन ऑ बाय द यूज़ ऑफ दीज वर्ड्स, क्योंकि मुझे पर्सनली इस तरह की वोकैब को पढ़ना और इस तरह की सीन डिपिक्शन और क्रिएशन को पढ़ना और उसको अपने तरीके से विजुअलाइज करना बहुत अच्छा लगता है. डेफिनेटली दैट क्रेडिट गोज टू द राइटर कि उन्होंने इतने अच्छे से इसको पेन डाउन किया. और यहाँ आपको क्लियरली ये फील हो रहा होगा कि ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ कि आप किसी के अल्फाज को चुरा लो या आपको एक कॉपी पेस्टेड सा वर्जन जो कि यूट्यूब चैनल्स पे बहुत प्रिवेल्ड है वो नजर आए. नहीं, आपको ये लग रहा होता है कि ये अपनी एक लिखने वाले की सोच है, उसकी खासियत और यूनिकनेस भी है अपनी सोच के मुताबिक. बेशक डेफिनेटली आप आइडियाज़ जो आपके माइंड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, इंस्पिरेशन है वो आपको मिल रही होती है, लेकिन द चॉइस ऑफ द वर्ड्स वो प्रॉपर फील हो रहा है कि किस तरह से इन्होंने सीन क्रिएशन है, नरेशन है, डिपिक्शन है, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी है, दैट इज़ वेरी सिंगुलर टू हर. यहाँ पे मैं सीन को क्लियर कर देती हूँ कि अभी हमें नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन नेक्स्ट सीन को जो है वो बिल्कुल रीड करते हुए क्लियर हो जाता है कि ये वही बच्चा है जिसने अपने बाप को मारा था और अब ये बड़ा हो गया और ये जेल में है और इसको मार रहे हैं बुरी तरह से. वो उसको ये कह रहे हैं कि कांस्टेबल जो है उसको कह रहे हैं कि साइन कर दे, लेकिन वो नहीं कर रहा. हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ के पेपर्स हैं. देखते हैं कितनी जान है तुझमें. एक जो है वो उसको चमड़े के कोड़े से जो है वो उसको मार रहे हैं और उसी की जो एक सनसनाहट है ना वो कमरे में भी गूंज रही है, लेकिन वो बिल्कुल ना एक मुजस्मा बना बिल्कुल खामोश सा बैठा हुआ है. वो लड़का को बेसिकली कह रहे हैं कि इन पेपर्स पर साइन कर दे और कबूल कर ले कि ये कत्ल तूने ही किया है. आई थिंक सो वो उससे ना उसके बाप के कत्ल के हवाले से कह रहे हैं कि कन्फर्मेशन दे दो. यहाँ पर जो थोड़ा सा मुझे एतराज़ था वो वंस अगेन यही था कि ड्रामेटिक टच अपनी जगह, रियलिटी डिपिक्शन अपनी जगह, लेकिन उसमें कभी कभी इतना फार नहीं जाना चाहिए कि आप कैरेक्टर्स की रिलेटेबिलिटी को मिस कर दो. यहाँ पर भी मुझे जो चीज़ थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट लगी वो ये कि चमड़े से उसको मारा जा रहा है, डंडों से उसको मारा जा रहा है, बुरी तरह मार रहे हैं. उसके बावजूद भी जो एक मेल कैरेक्टर है उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत स्टर्न है. ओके फाइन, लेट मी डाइसेक्ट इट इन द टू वेज. अगर तो हम इसको साइकोलॉजिकली डाइसेक्ट करें तो दैट बॉय ही हैड बिन थ्रू अ ट्रॉमा, सेक्शुअली उसको अब्यूज़ किया गया, छोटे होते ही रेप किया गया, तो वो एक ट्रॉमा उसके जहन में बैठ गया. फिर इसी बच्चे ने ही अपनी माँ को बचाने के लिए अपने बाप को मारा है, तो वो एक चीज़ भी जो है वो हमें क्लियर हो जाती है कि अच्छा वो ट्रॉमाटाइज्ड भी है या वो अपने आप में इतना स्टर्न है, इतना दुख, इतनी तकलीफ और इतनी बर्बरियत देख चुका है, बर्दाश्त कर चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है कि वो अब ऐसे एक स्टर्न पत्थर जैसा जो है वो हो गया. उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है. ये बात अपनी जगह, इमोशंस और फीलिंग्स का ना होना अपनी जगह, लेकिन जब आपको फिजिकली ऐसे टॉर्चर किया जा रहा हो ना तो दर्द की एक रमक जो है या चेहरे पर कोई अजियत वो आपके ज़रूर होती है. वो वंस अगेन इधर मिसिंग थी. यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिंक करवाऊँ इसी चीज़ को जन्नत के पत्ते में मौजूद जिहान सिकंदर से और नमल में मौजूद फारिस गाजी से, ये दोनों नॉवेल्स जो हैं वो निम्रा अहमद ने लिखे हैं और इन दोनों नॉवेल्स के इन कैरेक्टर्स को मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेल जाते हैं और उन इस सारे स्टफ के साथ लिंक्ड होते हैं. और जब जिहान को भी टॉर्चर किया जा रहा होता है बुरी तरह, बेशक वो एक इंसान है, उसमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है और उसका अपने आप पे कंट्रोल है और वो डिपिक्ट नहीं कर रहा तकलीफ को, बता नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन वो अजियत और तकलीफ महसूस ज़रूर हो रही है और उसके कोई ना कोई एक्सप्रेशंस वो ज़रूर शो कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये एक चीज़ मुझे स्ट्रांगली मिसिंग लग रही थी कि तकलीफ और दर्द को बर्दाश्त ना करना, उसको तकलीफ और दर्द ना समझना एक अलग बात है और बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाना ये एक कंप्लीटली ऑड सी बात है. इतने बुरी तरीके से मारा जा रहा हो तो बेशक वो शो नहीं करवा रहा, लेकिन लिखते हुए रीडर्स को ऐसा डिपिक्ट करवाया जा सकता था कि डेफिनेटली कि उसके चेहरे पर जो दर्द के आसार हैं या हल्का सा टेक लगाते हुए उठते बैठते उसको एक तकलीफ महसूस हो रही है. बेशक वो बहुत मिन्यूट ही होती, ये चीज़ ना इसको थोड़ा सा रिलेटेबल टू लाइफ बनाती. ज़्यादा हीरोइक विजन मिल गया इस कैरेक्टर को, क्योंकि फर्दर वो आगे इन्हीं कांस्टेबल को आंख मार के कह रहा होता है, यानी उनको आंख मारता है और उनको मजीद उकसा रहा होता है कि जैसे वो इसको और मारे. तो वो चीज़ समझ आ जाती है कि अच्छा पीछे भी एक तो एक्सप्रेशंस थोड़े से मिसिंग है और इक्वली फर्दर अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो वो उनको आंख मार के और उकसा रहा है. तो ये थोड़ा सा मेरे नज़दीक ना ड्रामेटिक टच ज़्यादा हो गया था एक हीरोइक कैरेक्टर के साथ एक हीरोइज्म अटैच करने के चक्कर में, क्योंकि मैं इसको साइकोलॉजिकली भी डाइसेक्ट करते हुए समझ रही हूँ और मैं इसको सीन की डिमांड और कैरेक्टर की ओवरऑल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी समझ रही हूँ कि कैसे होना चाहिए था. तो मैंने उन दो कैरेक्टर्स की एग्जांपल्स को इसलिए ऐड किया है कि फारिस को और जिहान को, कि उन्हें भी लिखते हुए और इस तरह के कुछ सीन से गो थ्रू करवाते हुए एक तकलीफ एक आम इंसान की तरह महसूस ज़रूर हुई थी. वो फिर फर्दर एक कैरेक्टर का कंट्रोल है कि वो कितना इस तरह के स्टफ को इनटेक कर चुका है कि अब उसको ये चीज़ें ना उसके लिए बेमानी हो गई है. वो डिपेक्ट करना एक अलग बात है. तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मिसिंग लगी. वंस अगेन इसको भी मैं थोड़ा सा लिंक करूँगी जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की कि एक्सप्रेशंस अगर थोड़े से और अच्छे नीटली डिपिक्टेड हों, थोड़े से ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं जहाँ पर वहाँ पर डिपिक्टेड हों, बल को राइटिंग को मजीद चार चांद लग सकते हैं.
बाकी वर्ड्स की चॉइस वंस अगेन बहुत अच्छी है, जैसे वो पुरसुकून अंदाज से टेक लगाए बैठ गया था, चेहरा अब भी करख्त था, पथरीला सख्त, लेकिन साथ ही वो पुरसुकून भी है। तो हमें प्रॉपर्ली पता चल रहा है कि वो किस इमोशनल स्टेट से गुजरा है और किस तरह का कैरेक्टर है। फिर सामने मौजूद जो दो कैदी हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये लड़का कौन है, इसने अपने बाप को मारा था कुछ साल पहले, फिर ये जेल में आ गया और जो है ना वो अपने बाप के कत्ल का इल्ज़ाम है, जो है वो ये जेल के बाहर पाया गया और तब से उन्होंने इसको पकड़ के जेल में डाल दिया और उस पर 2 सालों से तशद्दुद कर रहे हैं और पता नहीं कि कौन से पेपर्स हैं जिस पे इसे साइन करवाना चाहते हैं कि मामला तो कुछ और ही लगता है, या शायद ये इसे इकबाल जुर्म करवाना चाहते हैं और इसका जो चच्चा है वो जेल के चक्कर लगा लगा कर थक गया है। और साथ ही वो ये कह रहे होते हैं कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, तो फर्दर पता चलता है कि हाँ जी कल ही इसने जेल में जो है ना वो एक आदमी को फड़का दिया था। साथ ही जो दूसरा कैदी है ना वो कहता है कि वैसे इतनी मार पड़ने के बावजूद भी ना मैंने कभी इसको चीखते हुए या बोलते हुए नहीं सुना। तो यहाँ पर हमें जो है वो पता चलता है, आई डोंट नो अब ये बात सच है या नहीं है, लेकिन मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा क्लियरली डाइसेक्ट करती हूँ कि वो कहता है, दूसरा कैदी कहता है कि वो बोल नहीं सकता, उसको पूछता है कि नाम क्या है इसका, तो यहाँ पे हमें नाम भी इसका पता चल जाता है, कतादा जुल्फ़िकार। आई वंस अगेन आई होप सो कि मैं ये नाम भी ठीक ले रही हूँ, कतादा जुल्फ़िकार इस लड़के का नाम है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा जो चीज़ हिट करती है वो ये कि ये बोल नहीं सकता। अब आप लोगों ने मेरी पिछली कही हुई बात को इसके साथ रिलेट बिल्कुल नहीं करना कि जी क्योंकि ये बोल नहीं सकता तो शायद इस वजह से ये चीख चिल्ला नहीं रहा तो ये कैसे बताता कि जी तकलीफ हो रही है या नहीं। मैंने वहाँ पर बोलने की बात नहीं की, मैंने एक्सप्रेशन वाइज बात किया कि वो लिखे होने चाहिए थे, एक तकलीफ इंसान महसूस तो करता है। फिर सेकेंडली ऑफ कोर्स जो म्यूट होते हैं, बोल नहीं सकते, वो भी किसी ना किसी तरह की आवाज़ तो जो है वो निकाल ही रहे होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि यहाँ पर वो कोई आवाज़ ही निकालता, वो चीज़ बहुत क्लियर है कि वो बोल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो एक पत्थर इंसान बन चुका है, इतना ट्रॉमा उसने फेस किया, इतनी तकलीफ से गुजरा है, तो वो एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है। जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशंस जो किसी ना किसी तरह डिपिक्टेड होते हैं, तो आई होप वो एक बात क्लियर हो गई होगी। फर्दर अगर मैं ये बात कहूँ कि ये बोल नहीं सकता, देखिए इस चीज़ का ना अभी हमें खुद को क्लैरिटी नहीं है, जैसे फर्दर आगे आप नॉवल पढ़ते जाएं फिर तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर्ली यहाँ पर काफ़ी क्लियरली इस बात को बताया जा रहा है कि बचपन में जिस तरह से ही वो सेक्सुअली असॉल्टेड, रेप हुआ उसका, के अलावा जो अपने बाप का भी उसने मर्डर किया, इस चीज़ ने, इस इतनी तकलीफ ने, बर्बरियत ने, दर्द ने उसकी आवाज़ उससे छीन ली। अब ये चीज़ें लिटरेरी से ज़्यादा ना फिगरेटिव हो सकती हैं, यानी आप इसको बामानी ना लें, बामुहावरा लें कि हो सकता है वो बोलता ही नहीं है, डेलिबरेटली वो चुप हो गया, इतनी तकलीफ और इतनी दर्द के बाद उसने अपनी आवाज़ को जो है वो एक चुप लगा ली है, बिल्कुल बोलता नहीं, एक्सप्रेस नहीं करता, ये अपनी ज़िंदगी में उसको इस तरह की चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। या दूसरा भी ये मकसद हो सकता है कि डेलिबरेटली वो चुप है, कोई पर्पज़ हो उसका इसके पीछे, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि नो ही कांट बी अ म्यूट गाय। डेफिनेटली जब फिर आप आगे पढ़ते हो तो बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज भी हो रही होती हैं कैरेक्टर के बारे में, लेकिन मैं जो चीज़ मुझे काफ़ी एक्साइट कर रही थी वो ये कि कितने वर्ड्स हैं, जो सीन्स हैं वो कितने हुक्ड रख रहे हैं आपको, और वो एक के बाद एक कोई ऐसी बात थ्रो कर रहे हैं जो कि आपके जहन में ओवरऑल एक वेब बनता जा रहा है। और बिल्कुल आगे सीन में जो है ना वो ये लिखा भी हुआ है बाकायदा कि उसके जो कंधे थे ना वो ज़िंदगी के बोझ से लदे हुए थे। कितनी खूबसूरत लाइन्स है ना। और ये भी उसको याद आ रहा है कि वो जो दर्द भरी रात थी माजी की, वो उसके जहन में घूम रही होती है, वो दरिंदे, उनकी आंखों में वो हवस और उसकी अपनी बेआवाज़ गूंजती सिसकियाँ। वाओ, ऑल द प्रेजेंटेशन इज कमेंडेबल। एंड पे वंस अगेन जो शेर है वो लिखा हुआ है जो सारी स्टेट को बहुत ही क्लियर करता है और काफ़ी लिंक्ड रखता है उसको। इतना मानूस हूँ सन्नाटों से, कोई बोले तो बुरा लगता है। कितने खूबसूरत अंदाज से अशार लिखकर उनको लिंक किया गया है। फर्दर इसके बाद नेक्स्ट सीन डिस्क्लोज होता है जिसमें गानिया यूसुफजई नेक्स्ट एक कैरेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। ये समाक यूसुफजई की बेटी है जिसका मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। मुर्गियों का डब्बा खोलती है और देखती है कि अंदर बच्ची ज़ुहरफ जो है वो पड़ी हुई है। जब उसको पता चलता है कि ये कौन है, एक ही बस वो बात पूछती है कि ये कौन है, और वही उसकी दादी उसको बताती है कि तुम्हारी माँ है जिसे तुम्हारा बाप कल ब्याह कर लाया है। गुस्सा और नफरत और वो सब चीज़ें जो है ना वो क्लियरली वर्ड्स में हमें डिपिक्ट हो रही हैं। ये सुनते ही गानिया जो है उसको अगर थोड़ा सा कोई एहसास भी महसूस हो रहा था उसकी तरफ तो वो ख़त्म हो जाता है और वो मजीद उसको अपने पैर से ठुड्डा मारती है। उसको कहती है उठो लड़की, मैंने कहा उठो। एक इनका पूरा सीन होता है जिसको आगे जिसमें और हमें थोड़ा सा गानिया के बारे में भी पता चलता है कि वो एक 18 ईयर्स ओल्ड लड़की है, बड़ी बेटी है समाक यूसुफजई की। इसकी एक छोटी बहन भी है, चंद दिनों की, नूरा उसका नाम है। न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी बर्थ के टाइम पर ही इनकी माँ की डेथ हो गई थी। और जो एक सबसे मेन चीज़ गानिया यूसुफजई के साथ लिंक्ड है वो ये है कि वो डिसेबल्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक पोलियो रिलेटेड सीन आता है कि पोलियो के कतरे पिलाने वाली औरतें आती हैं घर में, औरत आती हैं और उनको वो कहती हैं कि कोई बच्चा है घर में जिसको पोलियो के कतरे पिलाने हैं, तो आप बता दें। और फिर वो नूरा को पोलियो के कतरे पिलवाती है जो कि इसकी छोटी बहन है। फर्दर भी हमें पता चलता है कि किस तरह जो गानिया है उसको पैराग्लाइडिंग का शौक है और वो नहीं कर सकती क्योंकि वो डिसेबल्ड है, लेकिन उसने काफ़ी रिसर्च की हुई है और वो ये समझती है कि जो डिसेबल होने के बावजूद भी वो पैराग्लाइडिंग कर सकती है। थोड़ा सा जो एक इनसाइट यहाँ पर थ्रो की गई है मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नए और डिफरेंट सब्जेक्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया। वो सबसे पहले तो यही है कि बहुत से इलाकों में पोलियो के कतरों का ना पिलाना, और ये पाकिस्तान में बहुत से एरियाज़ में हो रहा है, रिमोट एरियाज़ में हो रहा है। तो वंस अगेन ये एक चीज़ इसको डिस्कस किया गया। और फिर फर्दर ये भी कि कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके ख्वाब हैं, और जो ख्वाब होते हैं वो किसी जगह और इंसान की कैद से परे होते हैं, उसके जगह किसी जगह के मुहताज नहीं होते कि अगर वो लोग पहाड़ों में रहने वाले हैं या इस तरह के लोग हैं तो जी उनको ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर उसका यही ख्वाब है कि वो पैराग्लाइडिंग करे, लेकिन क्योंकि वो माजूर है उसको किसी ने पोलियो के कतरे भी नहीं पिलवाए। और वो ये एग्जांपल देती है कि यहाँ पर और बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसे हुआ है। यहाँ पर एक और शेर इंक्लूडेड था, उसको भी मैं सुना देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हिसारे ज़ुल्मत शब में हूँ जो भटक रहा हूँ गली गली, मुझे तैरगी से गिला नहीं, मुझे रोशनी की तलाश है। ब्यूटीफुल। और जिस तरह वो कहती है ना कि नूरा तुम अपने सारे ख्वाब पूरे करना, तुम दौड़ना, तुम उड़ना, वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी अपनी खुद के अंदर की
डिज़ायर को, और ये भी कि अगर वो खुद कुछ नहीं कर सकी, उसको इजाज़त नहीं मिली या फिर उसकी सेहत ने साथ नहीं दिया, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बहन की जो सेहत है वो क्वेश्चन हो या वो अपने ख्वाब ना पूरे कर सके। और फर्दर इसी सीन के एंड पर एक और शेर जो है वो लिखा हुआ है, वो भी इसके साथ बहुत लिंक कर रहा है। ये लम्हा लम्हा जिंदा रहने की ख्वाहिश का हासिल है कि लहता लहता अपने आप ही में मर रहा हूँ मैं। बाद जो नेक्स्ट सीन है उसमें भी फर्दर कुछ न्यू कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बार्सिलोना द सिटी ऑफ स्पेन, उसको जो है वो डिपिक्ट किया गया हुआ है, उसका सीन है, वहाँ पर कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, पार्टी चल रही है वहाँ पर। कोई एक लड़का जो है वो उसको काफ़ी अच्छा उसको दिखाया हुआ है कि काफ़ी ब्रांडेड उसने कपड़े पहने हुए हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है, और उसकी एक लड़की पर नज़र पड़ती है उसी पार्टी के दौरान और वो वहीं पर ही ठहर जाता है। वो उसको काफ़ी प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। तो यहाँ से हमें थोड़ा पता चल रहा है कि ये जो लड़का है ये हाँ अच्छा बिजनेस जो है वो अपना रन कर रहा है। काफ़ी कॉन्फिडेंस है इसको डिपिक्ट किया गया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि इसकी चाल में जो खुद एतमादी थी। यहाँ पर एक और चीज़ है, लिखा हुआ था कि परफेक्ट फिटिंग सूट, हाथ में चमचमाती घड़ी और ब्रांडेड जूते, उसे वसाइल की कमी ना थी। तो यहाँ पर ना मुझे एक मिस्टेक लगी कि परफेक्ट फिटिंग सूट नहीं होना चाहिए था, इट मस्ट बी परफेक्ट फिटेड सूट, यानी कि जो ये एडजेक्टिव है वो यहाँ पे फिटिंग नहीं होना चाहिए था, फिटेड सूट अप्रोप्रिएटली होना चाहिए था यहाँ पर। तो कुछ इमला की गलतियाँ हो रही होती हैं और डेफिनेटली उसका मार्जिन सबको मिलता है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, और इन्होंने खुद भी नॉवल के शुरू में लिखा है कि गलतियाँ हुई हैं इमला की भी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि ये एडजेक्टिव जो है ना वो सही यूज़ नहीं किया गया, तो मैं इसे भी थोड़ा पॉइंट आउट कर देती हूँ। कैरेक्टर का नाम जो है वो पता चलता है कि है गजवान जहांजेब, और जिस लड़की को उसने देखा है कनीता यरदान, कितने मुश्किल नाम है ना। तो आई होप मैं इनको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। और यही मैं एक बात पहले भी बोल रही थी लास्ट वीडियो में कि इतने मुश्किल नाम रखना समटाइम्स जस्ट इन द नेम ऑफ यूनिकनेस या डिफरेंट होने के डिफरेंट साउंड करने के चक्कर में मुश्किल होने के साथ साथ ना मुझे थोड़े से वो रिलेटेबल नहीं फील हो रहे होते, एज इफ़ कि आप उनको बोलो या उनको पढ़ रहे हो तो आप इतना कनेक्ट ना कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसे फील हुआ कि कैरेक्टर्स जो हैं डेफिनेटली काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं और उनके नाम जो है वो काफ़ी मुश्किल हैं, बट थैंक गॉड इन नॉवेल्स में ये ज़रूर हो रहा होता है, इनके नॉवेल्स में, कि जो एक्चुअल नेम है वही बोला जा रहा है, उसके साथ कोई सर नेम बार बार नहीं लगाया जा रहा था कि वो आपको काफ़ी ही मुश्किल और ऑड सी फील दे पढ़ते हुए। बट स्टिल नाम थोड़े मुश्किल थे, तो मुझे लगा कि ये बात भी मैं ऐड कर देती हूँ कि काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक होने के चक्कर में मुश्किल हो रहे हैं और उन्हें पढ़ते हुए भी उतना मज़ा नहीं आ रहा था। बेशक नाम डिफरेंट है, अच्छे हैं, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर जो गजवान है उसको अपने दोस्त को वो कहता है कि मुझे इस लड़की से मिलवाओ, और वो उसको इस लड़की से मिलवाने ले जाता है। कनीता इसका नाम है वो, और वापस में जो है वो एक ग्रीटिंग्स शेयर करते हैं, ओला जो स्पेनिश में ग्रीटिंग्स हैं, हेलो को कहते हैं, वो यहाँ पर प्रॉपर लिखा भी हुआ था। गजवान जो हैं वो पहले नज़र की मोहब्बत में पड़ गए हैं इन खातून से, और हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि इनकी इस मीटिंग में बात क्या हुई है। वंस अगेन ये भी मुझे लगा कि ठीक है, अगर कभी आप सीन्स ऐसे क्राफ्ट करते हो कि आप बताना नहीं चाह रही, या आप उस एक इवेंट को छोड़ देते हो कि जस्ट वो सस्पेंस और थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना वो रीडर्स में इन स्पाइस करे, लेकिन यहाँ पर मुझे वो चीज़ भी नहीं फील हो रही थी, क्योंकि वेरी नेक्स्ट सीन जो इनका दोबारा ही है जिसमें इन दोनों की दोबारा मुलाकात होती है, उसमें जनरल बातें हो रही हैं, उसके बारे में हमें पता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि द थिंग वाज नॉट ओनली कि दोनों ने दूसरे को जो है वो बेसिक प्लेन हेलो कहा हो, उसके बाद कोई और बात ना हुई हो, लाइक प्रॉपर्ली समझ नहीं आई कि क्या इसके बाद कोई और बात हुई है या नहीं है, या इनकी मीटिंग सिर्फ इतनी ही थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो मुझे लगता है कि मजीद क्लियर होनी चाहिए थी। मैं वही कह रही हूँ ना कि कहीं कहीं नेसेसरी डिस्क्रिप्शन जो है वो मिसिंग है, सीन्स अपनी पेस पे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कहीं वो मॉडरेट पेस बहुत फास्ट हो जाती है और कहीं स्लाइटली वो स्लो है, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है कि स्लो जो है वो रिलेटेबल है, फास्ट होना जो है ना वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है कहीं कहीं, क्योंकि वहाँ पर ही डिटेल रिक्वायर होती है और वो चीज़ें अक्सर फास्ट हो जाती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको अगले सीन में भी देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में इनकी ये पहली मुलाकात थी, मगर आखिरी नहीं थी, और इस पहली मुलाकात में गजवान ने ना सिर्फ इस लड़की को दिल के मसनद पर बिठा दिया बल्कि इसे एक नाम से भी नवाजा था, यानी वो उसको इतनी अच्छी लगी तो उसने उसको नाम दे दिया था परिविश, यानी कि एंजेलिक ब्यूटी वाली और फेरी फेस्ड वाली, परी के चेहरे जैसी हसीन। वेरी नेक्स्ट सीन जो है वो भी इन्हीं सेम कैरेक्टर्स का ही है। जो फीमेल कैरेक्टर है ये कनीता, ये गुजर रही है बार्सिलोना के ही एक एरिया से, लास रंबलास लिखा भी हुआ वहाँ पे, इट इज़ क्वाइट अ फेमस एंड लाइवली बोलेवर बार्सिलोना में ही। और ये जो एरिया है मतलब एक ऐसी स्ट्रीट बुलेवा कहते हैं एक ऐसी स्ट्रीट को जो कि दोनों साइड से जिसके दरख्त हैं और बीच में जो है वो सड़कें गुजर रही हैं। अगर आप लोग स्पेनिश सीरीज़ वगैरह देखते हो तो उसमें बार्सिलोना जो है वो काफ़ी वाइब्रेंट और लाइवली सी सिटी है, काफ़ी पॉपुलेटेड है, स्पेन की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। तो उसके बारे में जो है ना वो काफ़ी क्लियरली उसका एटमॉस्फेयर विजिबल होता है सीरीज़ वगैरह में। लेकिन यहाँ पर नॉवल में भी थोड़ा सा बताया गया कि कनीता उसी स्ट्रीट से गुजर रही है, एंड दैट लास्ट रंबला स्ट्रीट वो जो कि दोनों साइडों से ट्रीज़ वगैरह से कवर होती है, इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स कैफेज, फॉर इट्स स्ट्रीट परफॉर्मेंसेज, फॉर इट्स हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, फ्लावर स्टॉल से भी। तो ओवरऑल जो एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर ना इन स्ट्रीट्स का होता है, इसे चलो ये काफ़ी अच्छी फील थी कि एक दूसरी सिटी उसके थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में भी बताया गया, क्योंकि फ्लावर स्टॉल्स जो है ना उन्हीं से ही गुजर के जा रही होती है कनीता, और प्रॉपर्ली सीन में लिखा हुआ है डिफरेंट नेम्स ऑफ फ्लावर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं, जैसे गुलाब है, लिली है, ओलिव है, कमला, और मुख्तलिफ रंगों के ऑर्किड्स तीब से रखे हुए थे। मैं वंस अगेन एक बात कहूँगी जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा स्लाइटली क्यूरियस किया, क्योंकि मुझे ये इन सारे फ्लावर्स का पता था, इसमें जो कमला था मेरे लिए वो थोड़ा सा न्यू था, तो जाके लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि ये कौन सा फ्लावर होता है। तो मुझे पहले लगा कि मे बी जो कमिला है एक फ्लावर उसको इन्होंने लिखा हुआ है, या कमला भी कोई फ्लावर में भी हो, मुझे शायद गलती लग रही हो, लेकिन मैंने काफ़ी सर्च भी किया तो बेसिकली जो इंडियन लोटस है उसको कहते हैं कमल हो गया, या कमल एक अलग से भी जो है फूल उसका हमें पता है। ऐसा लगता है कि मैंने जो सर्च किया है जितना, कमला तो कोई फ्लावर नहीं है, लेकिन जैसे आप कहते हैं ना कि एक फैमिली ऑफ फ्लावर, उसमें कमाला यूज़ किया जाता है वर्ड फॉर इंडियन लोटस फ्लावर, उसको कहा जाता है कमल भी और कमाला भी, लेकिन कमला जो है वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। आई डोंट नो ये कौन सा फ्लावर है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा। तो आई एम नॉट श्योर कि अब लिखने में इनसे गलती हुई है या ये वाकई में कोई फ्लावर है, लेकिन मैंने जितना इसको सर्च किया तो मुझे कमला कोई भी फ्लावर नहीं मिला। लेकिन जो लोटस है, लोटस फ्लावर, उसका तो सबको ही पता होगा, उसके लिए इंडियन
वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो कमाला किया जाता है, लेकिन ये लिखा हुआ कमला था, कमाला भी नहीं था, ना ही ये कोई कैमिलिया जो फ्लावर है वो था, और ना ही कमल लिखा हुआ था। तो पता नहीं कोई अजीब सा ही फ्लावर था, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा, ना मुझे ये कहीं पर मिला। तो अगर तो वैसे ही उनसे लिखते हुए मिस्टेक हो गई है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये कोई फ्लावर है और आप में से किसी को पता है तो यू गाइस डू टेल मी। इन दिस वेरी सीन कनिता यरदान अब वो घूम रही है इसी एरिया से, लास्ट रंबला से, और वहाँ पर वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो है उसको सिक्का भी देती है और ओवरऑल वेंडर कर रही है, बट शी इज़ एंजॉइंग और अपने एक मूड में है। उसकी डिपिक्शन बड़ी अच्छी की हुई है कि लंबा सा कोट पहना हुआ है, वो दोनों अपने हाथ जो है वो की कोट की जेबों में डाल के खड़ी है और बड़ी शौक से जो स्ट्रीट परफॉर्मर है उसको परफॉर्म करते हुए देख रही है, सिक्का भी निकाल के उसकी तरफ उछालती है, उसके अलावा भी वो इन्जॉय कर रही है। तो यहाँ पर ना मुझे इंस्टेंटली थोड़ा सा क्लिक हुआ कि जैसे जन्नत के पत्ते में भी हया सुलेमान टर्की जब जाती है और वो घूम रही है और वो मुख्तलिफ जो एरियाज़ है उन्हें एक्सप्लोर कर रही है, तो एक ऐसी वाइब आ रही थी इन हर रेड कोट, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, आप लोगों ने पढ़ा हो जन्नत के पत्ते। तो ये मुझे यहाँ पे उसकी इसकी थोड़ी सी वेंडरिंग है या इसका इस तरह से स्ट्रीट परफॉर्मेंस को एक्सप्लोर करना और उसको सुनना, तो वो बिल्कुल ऐसी वाइब दे रहा था। फिर जिस तरह वो खिलखिला उठती है, बालों को झटका देती है और आगे चली जाती है। खैर इसके पीछे जो है ना वो एक मर्द भी इसका पीछा कर रहा है और वो गजवान ही है, हमें पता चल जाता है। फिर थोड़ा सा पहले गजवान की आउटर अपीयरेंस के बारे में बताया गया था लास्ट सीन में कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे डिपिक्ट हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा उसकी फिजिकल ट्रेट्स का भी पता चल गया, यहाँ फेशियल फीचर्स का कि ब्लैक आइज़ वाला है, लंबे से कद वाला आदमी है। और थोड़ा सा मुझे सीन को पढ़ते हुए ये भी क्लियर हुआ कि जो लास्ट मीटिंग थी ना, मे बी उसमें जस्ट दे हैव अ सिंपल ग्रीटिंग, अ हेलो हाय, अदर दैन दैट उनकी शायद कोई बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ वो बाकायदा उसको बुला के और कह रहा है कि मैं गजवान, आपको याद हो तो हम कल मिले थे पार्टी में। और उसके बाद फिर वो बहुत स्ट्रेटली उसको वहाँ पे प्रपोज कर देता है कनिता को, और इतना वो स्ट्रेट और ब्लंट होकर कहता है कि आप मुझे अच्छी लगी हैं, आई वांट टू मैरी यू। तो कनिता जो है वो अपने जहन में कैलकुलेट कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे जो हेड हैं डिपार्टमेंट के उनका फ्रेंड है, तो मैं ऐसा कोई रिस्क जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं कोई स्ट्रेट आउट नो बोल दूँ या प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दूँ। तो वो एक ना अपने जहन में एक स्टोरी बनाने लग जाती है, साथ डाइवोर्सी है और उसका हस्बैंड जो है उसका बहुत रफ था, बहुत अब्यूसिव था। तो ये सारे सीन्स ना बहुत लाइट मोड में डिपिक्टेड हैं, बहुत सिंपल पेन, जैसे कि एपिसोड का नाम भी यही है कि कनिता रॉक्ड एंड गजवान शॉक्ड, कि वो उसको प्रपोज कर रहा है, वो आगे से कहानी बुन रही है और वो एक अपनी तरफ से जो है वो रिफ्यूज़ कर रही है प्रपोजल को। अब वन सेकंड मैं ये कहूँगी कि पढ़ते हुए तो सीन जो है वो बहुत लाइट मोड पे साउंड हो रहा होता है, पढ़ते हुए आपको फील भी ऐसा आ रहा होता है कि आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जो लड़की की साइड के नरेशन है और उसकी जो साइकी है और वो जिस तरह से डिपिक्ट कर रही है अपनी बात को, वो तो आपको कंप्लीटली सार्कास्टिक भी लग रही होती है, फनी भी लग रही होती है, टीजिंग भी कि हाँ ये एंजॉय करिए या ये कैरेक्टर ही इस तरह का और ऐसी प्लानिंग करिए। लेकिन वहीं जहाँ पर गजवान जो है उसको इंट्रोड्यूस आपने अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी बहुत ऑरा के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है और उसकी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, या अगर ही इज़ इन लव विद दिस गर्ल और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको बोल भी रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टिल कुछ ट्रेट्स जो है वो डिपिक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन मिसिंग थी, कि जो बातें वो कर रहा है ओवरऑल या जिस तरह की पेस पर वो चल रहा है वो उसके कैरेक्टर के थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी फील हो रही है। एक दो दफ़ा जैसे वो थोड़ा रुक के बोला है कि आप शादीशुदा तो नहीं लगती। आई गेट इट कि उसको एक स्ट्रेट हिट मिली है कि ये क्या मैं तो कुछ और प्लान करके आया था, लेकिन पता नहीं कैरेक्टर पढ़ते हुए और इंट्रोड्यूस होते हुए फील हो रहा था कि ये कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा दैट दिस कैरेक्टर ही हैज़ अ पर्सनैलिटी, जिस तरह वो अपना बिजनेस भी रन कर रहा है। ओके फाइन, इफ ही फेल इन लव विद दिस गर्ल, लेकिन एक डिग्निटी सी फील हो रही थी। लेकिन वेरी नेक्स्ट सीन में जब वो उसे प्रपोज कर रहा है, उसे बात कर रहा है, वो जब वो उसको सर भी बोल रही है, तो क्लियर हो रहा है उसका प्रोफेशनलिज्म, उसकी पर्सनैलिटी वो मैच नहीं कर रही उसके वर्ड्स और उसके ओवरऑल बिहेवियर और एक्सपीरियंस फेशियल एक्सप्रेशन के साथ। मतलब इतना रिलेटेबल मुझे नहीं फील हो रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। जिस तरह लड़की उसको अपने अब्यूसिव हस्बैंड के बारे में बता रही है, जो कि नहीं है, एक फेक स्टोरी उसने क्रिएट किया और वो फटाफट आगे से कहता है कि मोहब्बत की जगह हमदर्दी ने ले ली, ऐसे शख्स को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। आंखों में मिर्चें चुभी, शिद्दत जज्बात से हाथ मेज़ पर दे मारा, लाइक एकदम से वो बिल्कुल ऐसे इमोशंस, काफ़ी इंटेंस इमोशंस जो है वो शो कर रहा है। तो पता नहीं मुझे उसकी कैरेक्टर और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो इतना रिलेटेबल नहीं लगा, क्योंकि जो फीमेल कैरेक्टर है उसकी साइड बहुत क्लियर है, वो समझ आ रही है कि शी इज़ बीइंग अ टीज, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उसने अपनी पेशानी को मसला और साथ ही वो कहता है आखिर ये क्या बला है, और फिर चंद लम्हे वो इसे घूरता रहा, मुठ्ठियाँ भींची, गर्दन सीधी की और भरपूर सांस अंदर खींच कर फैसले तक पहुंचा। और यहाँ पर फिर थोड़ा सा वही शिफ्ट आता है कि आप एकदम कहते हो कि हाँ ही इज़ बैक इन हिज कैरेक्टर, कि आप सीधा सीधा इनकार भी कर सकती थी इस तरह की एक आपने स्टोरी जो है वो क्यों घड़ ली। फिर जैसे वो अपना आईब्रो रेज करता है, यानी मैं कुछ ऐसे जेस्चर्स उसकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रही थी जो बहुत ज़्यादा क्लियर ना होते, उसकी कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में ही रहते हुए डिपिक्टेड होते और वो इतना डेस्परेट साउंड ना हो रहा होता। बट येस, एक जो लव है या ये चीज़ है वो उसको थोड़ा सा डेस्परेट भी करिए, लेकिन वो उसके कैरेक्टर और उसकी पर्सनैलिटी के थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि एक स्विच आ रहा है फेशियल एक्सप्रेशंस में या बात कहते हुए, तो वो मुझे थोड़ी सी नॉन रिलेटेबल लगी और मुझे थोड़ा ऑड सा फील हो रहा था यहाँ पे, एज इफ के थोड़ी डिटेलिंग और ज़्यादा होती है, इनका जो ये सीन स्केचिंग है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता। ऑलमोस्ट एवरी अदर सीन जो है उसमें ये एक फील तो आ रही होती है कि नेसेसरी डिटेल्स जो है वो मिसिंग है, या अगर थोड़ा सा ये एलाबोरेट फर्दर हो जाता तो ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनका ये सीन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो उसको प्रपोज कर रहा है, वो इनकार कर रही है, वो कहानियाँ बना रही है और कह रही है कि मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ, और फर्दर इस तरह की फेक स्टोरी से ना काफ़ी एक अच्छा लाइट मूड जो है वो क्रिएट हुआ है सीन में। कनिता को अब थोड़ा सा डर भी है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, तो वो उसको कह भी रही है कि आप मेरे इनकार को अपनी अना का मसला ना बनाए, लेकिन ये सीन ना काफ़ी लाइट मोड पर ही चल रहा है। लाइट जब वो उठ रहे होते हैं तो वहाँ पर उसको अपनी फ्रेंड नजर आती है कानिता को, और उसके पास जो है वो उसकी बच्ची होती है, वो बेसिकली उसकी फ्रेंड की भांजी है, और वो फटाफट जाके बच्ची को पकड़ लेती है और उसको साथ ही कहती है कि मेरी बेटी, क्योंकि वो यहाँ पर ये इम्पोज करवा रही है कि ये मेरी बच्ची है। सिर्फ नहीं पता क्या लगा मुझे यहाँ पे जब वो उसको कहती है कि डिनर पर इन्वाइट करने का बहुत शुक्रिया, मगर मैं ये ऑफर कबूल नहीं कर सकती, और साथ ही ये बोलती है कि मेरी बेटी से मिले बेटा, मामू को ओला बोलो, विच मीन्स हाई। तो वो उसने उसको साथ ही उसका मामू भी बना दिया, और बच्ची का जबरदस्ती हाथ हिलाकर इसने साकित खड़े गजवान को हाई करवाया और दोस्त का बाजू खींचती बाहर चली गई। जवान को यहाँ पर समझ तो आ गया दैट ही हैड बीन प्लेड बाय कनिता, और उसकी फ्रेंड से पूछती है कि ये क्या था, और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें तफसील बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम और तुम्हारी
तुम्हारी बहन की बेटी आज से पहले मुझे कभी इतने अच्छे नहीं लगी, और साथ ही ना वो फिर खिलखिला के हंसने लग जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैरेक्टर का भी स्केच जो है वो क्लियर हो गया कि इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं, गजवान की और कानिता की। बाकी भी जो पहले कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे उनकी भी ट्रेड्स और ओवरऑल कैरेक्टर्स जो है ना वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। इस पे एपिसोड जो है वो एंड हो जाती हैं, एंड फर्दर इन दी अपकमिंग एपिसोड्स भी देर आर सर्टन प्लॉट ट्विस्ट और सर्टन सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी लाइट थ्रो की गई है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आप लोगों को कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड का जो है वो रिव्यू दे दूं, ताकि आप लोगों को ओवरऑल एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाए नॉवल का। मेरे नज़दीक आप लोग इस नॉवल को ज़रूर पढ़िएगा। इट्स काइंड ऑफ अ मस्ट रीड, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, ओवरऑल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मैंने अपने रिव्यू में भी सारी ये बात बहुत क्लियर की है। मुझे लगता है कि इनका जो चैनल है और उस पर जो नॉवल्स हैं दोज आर क्वाइट अंडररेटेड। दे नीड कंप्लीट एडमिरेशन एंड रीडिंग। और जो अच्छे रीडर्स हैं, मुझे लगता है जिनको एक स्पेक्ट्रम में रीडिंग की आदत है और डिफरेंट कैटेगरीज को टच करने की, और जिनका बहुत क्वालिटी बेस्ड नॉवल्स के साथ टच है, वो पढ़ते भी होंगे, एंड दे वुड डेफिनेटली गिव सच काइंड ऑफ नॉवेल्स अ रीड। सो दैट वाज इट। जो मुझे ये सारे पॉइंट्स लगे मैंने ऐड किए। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है नेक्स्ट भी इन एपिसोड्स को पढ़ने में। तो आप लोग भी रसम बंधन ये जो नॉवल है इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि ऑडियंस जिस तरह से हुक्ड रहती है या वो प्रेज करें और वो इस काम को पढ़ रहे हो तो ही राइटर जो है वो लिख भी रही होती हैं। और इनको जो है वो कुछ शायद पहले भी ऐसा ही गिला था अपने पिछले नॉवल जो है वो अलहम से वन्नास के सीजन 2 का, उस पर भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो ये एक सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे बाकी जितने भी वनी बेस्ड नॉवल्स हैं वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएटली पोर्ट्रेट नहीं होते। सो कंपैरेटिवली आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अ गुड रीड। जैसे मैंने पहले भी थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉन किया है कि निम्रा अहमद की नॉवेल्स जैसी वाइब्स भी आ रही होती हैं। शी माइट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम हर राइटिंग्स, तो वो एक चीज़ जो है वो विजिबल है। बाकी तरीका इनका अपना है, डेफिनेटली नॉट अ कॉपीड थिंग या कुछ भी ऐसा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन जो है वो फील हो रही होती है। आप निम्रा अहमद की नॉवेल्स को भी पढ़ते हैं और फिर आप इनके नॉवेल्स को भी पढ़ें तो आपको एक चीज़ जो है वैसी फील हो रही होगी। मुझे ऐसे लगता है कि इनको अपने नॉवेल्स में अभी भी थोड़ी सी डिटेलिंग और डिस्क्रिप्शन पे काम करने की ज़रूरत है। इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन इतनी अच्छी वो कैब यूज़ हो रही होती है और डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ और सिटीज़ से जो है ना वो ये हमें इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं। और नॉवेल्स में अगर ऐसा ब्लेंड है तो उसमें इट नीडेड डिस्क्रिप्शन, इनफ डिटेलिंग, और उसके अलावा जो पेस है नॉवल की वो तो कहीं पर मॉडरेट लग रही है और कहीं पर बहुत फास्ट है। मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा सा जो है वो ठीक होना चाहिए। और ये ज़रा आई थिंक सो ये काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब रीडर्स जो है वो रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हों तो फिर लिखने में भी मज़ा आता है। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को भी इस चैनल को गो थ्रू करना चाहिए और इस तरह के नॉवल्स को अप्रोप्रिएटली पढ़ना चाहिए। ये क्वालिटी बेस्ड नॉवल्स हैं और इन नॉवल्स को आप प्रॉपर्ली नॉवल्स कंसिडर कर सकते हो। हर वक्त बोल्ड और रोमांटिक नॉवल्स भी इस तरह के स्टफ को इनटेक करना भी इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट दिस नॉवल एंड द चैनल। लोगों के इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, क्या फीडबैक है, आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस नॉवल को भी ज़रूर पढ़िएगा। मैं तो काफ़ी हुक्ड हूँ और मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली से कि राइटर कीप ऑन राइटिंग दिस सच काइंड ऑफ नॉवेल्स। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, यू मस्ट बी अप्रिशिएटेड। और उसके अलावा फर्दर जो है अपनी डिटेलिंग पे और एक्सप्रेशंस पे और इस तरह के इमोशनल ट्रांजेक्शन पे जो है ना वो थोड़ा सा काम कीजिए, जिसमें फिर बाकी कैरेक्टर्स जो है ना उनकी ट्रेड्स भी काफ़ी इनहैंस हो जाएंगी। सो आई मीट यू इन अनदर वीडियो विद सम डिफरेंट रिव्यू एंड अ डिफरेंट टॉपिक। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।